आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। नून लीग की नई विकेटों का गिरना, पुराने घोड़ों की बगावत, ये सब किसकी हैं करामात? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। I personally think the only way of doing it is an empowered interim government. Empowerment means कि military backup भी हो उसको और judicial validation भी हो। हमारी military अगर prominent है यहाँ और it is the only stabilizing factor, then it must have some role to play to keep stable Pakistan. Constitutional role. The people of Pakistan demand unconstitutional act from army. So why not make it constitutional? The conflict mechanisms today are unable to handle extremist NSAs. These politically enforced entities using terrorism as a tool have caused tremors in the nation-state system. Over the years, at least 3 separate but often complementary types of control mechanisms have been used to keep military instruments manageable. That is, the moral, the political, and the legal. All 3 are becoming increasingly important in the modern world. While the armies of democratic nations are constrained by their political, moral, and legal bounds, the challengers to state authority are often not. This has made armies reluctant to take on these challenges. आज रज़ाकारों का आलमी दिन है, यानी आज हमारा दिन है, अवाम का दिन है। वैसे भी अवाम से बड़ा रज़ाकार कौन है? थर में हमारे बच्चे भूख से, प्यास से, अफलास से जिंदगी हारते हैं और हम हुक्मरानों की रजा में खुश। लाहौर में हमारे बच्चों को एड्स ज़्यादा खून लगता है, वो थैलेसीमिया के साथ साथ एड्स के मरीज भी बनते हैं और हम हुक्मरानों की रजा में खुश। सरगोदा में ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हमारे बच्चे मरते हैं और हम हुक्मरानों की रजा में खुश। फैसलाबाद, बहावल नगर में हमारे बच्चे नाक़िस सहूलियात और जाली अद्वियात की वजह से दम तोड़ते हैं और हम हुक्मरानों की रजा में खुश। लाहौर की सड़कों पर आंखों वाले नाबीनाओं पर तशद्दुद करते हैं और हम चुप, हुक्मरानों की रजा में खुश। वजारत सेहत खादिम आला शहबाज शरीफ के पास है, अब पता नहीं ये नाअहली है, लापरवाही है या खुदा की मर्जी है, लेकिन चूंकि खादिम आला के पास अभी और बहुत से तवज्जो तलब काम हैं, इसलिए वो जो है उनकी रजा में हम खुश हैं, क्योंकि हम रजाकार जो हैं रजाकाराना वोट देते हैं, रजाकाराना जल से जुलूसों में जाते हैं, रजाकाराना नारे लगाते हैं और रजाकाराना वादों पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन ये रजामंदी, ये न्याजमंदी, ये फर्माबरदारी कब तक? साबिक सदर जनरल मुशर्रफ कहते हैं कि किसी सिविलियन हुकूमत ने आवाम के लिए कोई काम नहीं किया। मुआशी और समाजी तरक्की से फौजी हुकूमतों में हुई है, इसलिए फौज को मुल्क की गवर्नेंस में आईनी किरदार देना चाहिए। सवाल यह है कि यह आईनी किरदार कौन सा है? क्या थर्ड एम्पायर, वो थर्ड एम्पायर जिस जानिब कप्तान का डॉक्टर ताहिर कादरी का इशारा था, या वो किरदार जिसके इशारे पर हर अपसेट सेट हो जाए? लेकिन जहां तक मामलात को सेट करने की बात है, तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान तमाम तर खुलूस के बावजूद ये काम जरा मुश्किल लग रहा है। हर रोज नित नई बातें, नित नई शराइत सामने आ रही हैं, खुफिया मुलाकातों की खबरें आ रही हैं और उनकी तरदीदें भी आ रही हैं। सब कुछ हो रहा है मुज़ाकरात के अलावा। इसी पे प्रोग्राम में आज बात करेंगे और हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब ने, डिफेंस एनालिस्ट हैं। PMLN से हमारे साथ मौजूद हैं तलाल चौधरी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें एजाज चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा एजाज चौधरी साहब, आपसे शुरू करते हैं और आपका कहना यह है कि आपके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। वो इंतकामी कार्रवाई क्या की जा रही है? चूंकि आपने अभी पार्टी बदली है तो वो तो जरा मैं बाद में उस पर बात करूंगी प्रोग्राम में। पहले ये बता दें कि आपने पार्टी चेंज क्यों की? क्या वही वजूहात हैं जो आप बता रहे हैं या वजूहात वो हैं जो मुस्लिम लीग नून बता रही है? देखें, इसमें बड़ी सीधी सी और बड़ी सिंपल सी बात है। मेरा तल्लक है मंडी बहाउद्दीन से जी, और सेंट्रल पंजाब में मैं वाहिद MNA हूँ जो आज़ाद जीता हूँ
تو کچھ نہ کچھ بات تو ہوگی نا کہ ہم بھی لوگوں کی کسی کی خدمت، کسی کا کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سچی بات کہنی چاہیے. دیکھیں یہ نہیں ہے کہ بھئی میری آج ناراضگی ہے تو میں ایسی بات کروں. بات وہی ہے جو سچی ہو اور بالکل سامنے ہو. وہ سچی بات آج آپ کی طرف سے بات کریں گے، لیکن جو اچھا ہے کریں گے. دیکھیں میں بڑا ہی امپریس تھا میاں نواز شریف صاحب سے، جی. ان کے ویژن سے کہ بھئی ڈیولپمنٹ، یہ اپنے پرائیویٹائزیشن، کیونکہ میں خود بڑا اس کا وکیل ہوں، ایڈوکیٹ ہوں. لیکن جب میں نے اپنے حلقے میں دیکھا، میرے حلقے کے مثال کے طور پہ سیلاب آیا، تو میرے حلقے میں یقین کریں، میں خط لے کے آیا ہوں، میں نے چیف منسٹر صاحب کو خط لکھا کہ آپ نے بہت سارے ٹرک بھیجے اس کے جو مویشیوں کے لیے اپنا غلہ ہوتا ہے، مویشیوں کے لیے چارہ ہوتا ہے، جو مستحق لوگ ہیں ان کو نہیں ملا. اسی طرح سیلاب کی بات ہوئی، اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہوتے گئے ایک سے بڑھ کے ایک. اور میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں نے قانون کے مطابق آپ نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا بھی، آپ نے کہا آپ جیتے، پھر آپ نے نون لیگ جوائن کی. آپ کو ان کا طرز عمل پتہ نہیں تھا کس طریقے کا ہے، کیا ہے، اور یہ جو شکایات ہیں آپ نے اوپر تک پہنچائی؟ پہلی دفعہ یہ اندازہ ہوا کہ ریاستی جبر کیسے ہوتا ہے. آپ دیکھیں یہ ایک بندہ ہے ایجاد ولد غلام قادر، میں اس کا وارنٹ گرفتاری لے کے آیا ہوں، آپ خود دیکھ لیں. یہ 2003 میں اشتہاری ہوا. کل 200 پولیس والے، ایف آئی اے والے، سارے آپ کے چینل سارے وہ میرے گھر کے اوپر اس طرح جیسے میں پاکستان کا سب سے بڑا دہشت گرد ہوں، جیسے اسامہ بن لادن ہوں، جیسے پتہ نہیں میں نے کیا کچھ کر دیا ہے کہ سارے اسٹیٹ کی مشینری میرے خلاف. تو میں کہتا ہوں کہ سیاست کریں، لیکن جو ہے جو ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. اچھا دوسرا کیس میرے خلاف آج ایک اور آیا ہے، اور اب اس میں میں نے ضمانت کرائی ہے آج، نہیں تو میں شاید جیل میں ہوتا. ٹھیک ہے. دوسرا کیس جی وال چیکنگ میں نے کی تھی، تو اس میں میں اشتہاری ہوں. چلیں جو آپ کو ہراساں کیوں کیا جا رہا ہے، یہ میں طلعت چودھری سے سارے جواب لیتی ہوں. مجھے یہ بتا دیں کہ آپ اس الزام کا دفاع کیسے کریں گے کہ نااہلی سے بچنے کے لیے آپ نے پی ایم ایل این چھوڑی اور پاکستان تحریک انصاف میں آپ آ گئے، نااہلی سے بچنے کے لیے دے دیا استعفیٰ؟ ویری سمپل. دیکھیں یہ میرے پاس ہائی کورٹ کا آرڈر ہے. 2003 میں میرے خلاف کیس ہوا، یہ آپ کے سامنے، میں یہ بھی آپ دیکھیں نا کیونکہ پروف ہونا چاہیے، ایسی نہیں ہو بات. میرے خلاف کیس ہوا. ٹھیک. 2004 میں ہائی کورٹ کے سٹنگ جج نے فیصلہ دیا، ٹھیک ہے، کہ میری ڈگری، میرے تمام کاغذات بالکل درست ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ کیس کیا سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ نے پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں اس مہینے فیصلہ آنے والا ہے آپ کے میری آپ بات سن لینا. پریز جی صاحب تو بادشاہ ہیں، جو ان کی مرضی. اب میں تو تلوار لٹک رہی ہے، تو بہت بڑے آپ نے عقل مندی کا کام کیا ہے. دیکھیں اب یہ ان کا جو آپ ان کا پہلے ان کا موقع پھر کر دیں، پھر میرا موقع تو بڑا. اب یہ ان کی بات ہے نا. دیکھیں میں بیزی تھا اپنے معاملات، میری سن لینا بات ذرا. اب ہوا کیا، جو جس کا وہ 2013 کے الیکشن میں پھر کینڈیڈیٹ بنا، میں نے بن گیا. اچھا میرے خلاف پٹیشن آ گئی. پٹیشن بالکل اس کے اوپر تھی کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. آخر میں جو ہو ہی نہیں سکتا، انہوں نے کوئی ایک جعلی کاغذ لا کے وہ لگا دیا کہ بھئی یہ یونیورسٹی کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم نے کینسل کر دیا. وہ کہتے ہیں ایگزسٹ نہیں کرتی نا وہ یونیورسٹی. اچھا آپ کو نہیں پتا نا. اب میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، وہ کچھ کہہ رہے ہیں، یہ کیس آپ کے سامنے پڑا ہے. اب اپنی بات اس طرح آپ مجھے بات کمپلیٹ کر لینے دیں. اچھا اب میں نے کافی کوشش کی کہ بھئی یہ تو کیس ہی نہیں ہے. میرے خلاف فیصلہ آ گیا. میں سپریم کورٹ میں گیا اور وہ فیصلہ سسپینڈ ہو گیا. اب سسپینڈ جو ہوتا ہے فیصلہ، اس کے میں نہیں پتا کر لیں کسی سے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ اس پہ ڈیبیٹ کرنا تو انہیں عدالت ہے. میں تو اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے. آپ کی بات سنیں، آگے چلتے ہیں، میں بھی دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں، بڑی باتیں پوچھنی ہیں آپ سے. جی ٹھیک ہے، بالکل آپ جو مجھے. جب تک کوئی نون لیگ میں ہے، جب تک وہ آپ کے ساتھ ہے، نون لیگ کی صفوں میں ہے، وہ بہت ہی اچھا ہے، اور جیسے ہی نون لیگ چھوڑ دی تو وہ گندا انڈا ہے. تو کیا کوئی پارٹی میں، پارٹی کی پالیسی سے، میاں صاحب سے، یا آپ کے جو طرز عمل ہے میاں صاحب کا، اس سے اختلاف نہیں کر سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے سوال جواب دینے سے پہلے، ہماری ایم این اے ہے طاہرہ اورنگزیب، ان کے خاوند، اور مریم اورنگزیب بھی ایم این اے، ان کے والد ابھی مجھے پتہ چلا فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے. یہ جو آپ دیکھیں، ہمیں ان کے
फैसले से कोई इतराज नहीं, हर एक का फैसला है, हर कोई आजाद है कि वो किसी पार्टी को छोड़े, किसी पार्टी को ज्वाइन करे। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने किस तरह पार्टी को छोड़ा है, हमें उस बात पे इतराज है, हमें इस बात पे इतराज नहीं कि भी इन्होंने क्यों ज्वाइन कर ली कोई पार्टी। अब मैं दो राय, अब फैसला उनके पास है जी, कौम देखे, मैंने तो नहीं किया फैसला। एक वो सनद के बारे में है जिसमें उन्होंने मनीला का लिखा है कि चोई साहब कभी फिलिपाइन तशरीफ ही नहीं लेके गए उन सालों में, तो वो यूनिवर्सिटी कैसे चला। और एक 7 मरले का प्लॉट है इनके नाम, जो कि बेघर लोगों को दिया गया था, जिनका घर कोई नहीं था, उनके नाम 1980s में। चोई साहब वहां के नंबरदार भी हैं, इनके पास जमीन भी है, लेकिन इन्होंने फिर भी वो प्लॉट लिया। आज भी इनमें किनके घर में वो शामिल है, ये फैसले में शामिल है। मैं अब इसकी फैसले में, अब सुप्रीम कोर्ट मजीद इसका फैसला कर देगी कि ट्रिब्यूनल ने ये जायज किया कि नहीं जायज। ये चोई साहब का जाती इसमें हम, अगर उन्होंने डिग्री नहीं की तो इसमें नून लीग का क्या कसूर है? अगर उन्होंने प्लॉट पे कोई पुराना एक गलत एफिडेविट दे के लिया तो इसमें नून लीग का क्या कसूर? एक और बात, अगर देखिए चोई साहब को चाहिए था कि उन्हें इतराज था हमारी क़यादत पे, बिल्कुल उन्हें हो सकता है, उन्होंने अपने इलाके के मसाइल, क़यादत से एतराज करके कोई पार्टी में रह सकता है? मेरी बात सुने ना, रह सकता है, मेरी बात सुने, जरा बता देना, रह सकते हैं और मियां साहब के मंजूर नजर भी रह सकता है। क्या वो अगली दफा टिकट की उम्मीद भी रखे? चौधरी निसार का नाम ना लेना, वो तो कहीं कहीं बगावत करते हैं, लेकिन वो हैवी वेट बहुत बड़े दिल की हमारी क़यादत है, तनकीद सुनती है, तनकीद सहती है। जो मामला देखें, ये पार्टी है ना, और उसमें बेशुमार किस्म के लोग हैं, हर कोई अपना नुक्ता नजर देता है। कभी कोई चोई साहब को चाहिए था कि वो रिजाइन फ्लोर ऑफ द हाउस करते, ठीक है, फ्लोर ऑफ द हाउस स्पीकर को रिजाइन देते, सही इखलाकी, ये मेरा ख्याल है इन्होंने गलती की है। ये स्पीकर को कहते हैं कि देखिए जी मेरे हल्के के मसाइल हल नहीं हो रहे। सबसे पहला तो फॉरम होता है लीडर पार्लिमानी पार्टी, नहीं उसमें गए, उसके बाद ये जाते हमारे उस पर असेंबली में आते, असेंबली में स्पीकर को रिजाइन देते, अपनी सीट छोड़ते और दूसरी तरफ चले जाते। कुछ और करामात नजर आ रही है इनके रिजाइन में, इसका मतलब है? नहीं देखिए, मैं समझता हूं कि ये आजाद मुंतखब हुए थे, बिल्कुल, और फिर हो सकता है ये दोबारा भी हो सकते हो। मुझे तो इनकी इस मुंतखब होने की जो बातें, अगर कुवैत की जो कुवैत, आपको पता है हुकूमत चोई सब कुवैत में हुआ करते थे आज से 15-20 साल पहले, अगर कुवैत वालों ने इनकी एंट्री बैन की हुई है, अगर वो इनको कोई मामला इनकी वो ये जो लोग ये लेके जाते थे 200 के, इन्होंने 2000 ले गए, इस तरह की कोई बात है तो देखिए उसमें नून लीग का क्या कसूर है? बैन इनकी नून लीग का क्या कसूर है? देखिए हमें मेरा इतराज क्या है, नून लीग का ये कोई इंसानी स्मगलिंग, जी नून लीग का इतराज क्या है चोई साहब पे कि इन्हें चाहिए था पहले रिजाइन करते असेंबली में, उसके बाद ये चले, अभी भी ये रिजाइन करें, दोबारा मुंतखब हो, अवाम इन्हें पहले भी होते रहे। बैन वाला है वो तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन एक बात और बता दें कि इसका मतलब ये कि फिर इस तरह से हिरासा किया जाए, FIA पुलिस को उन छापे मारे, हिरासा करे उनको, जब तक आपके पास थे तब तक तो FIA पुलिस को उनके घर का पता भी नहीं पता होगा, जैसे ही पार्टी चेंज की सब कुछ याद आ जाता है आप लोगों को। मेरी बात सुने, पहले भी सारी प्रोसीडिंग, सारे मामला चल रहे होते हैं, उस वक्त वो चीजें सरफेस पे नहीं आती, लोग उसे देखे ना। ये केस कब का चल रहा है? ठीक है, उस वक्त ये केस कोई आज का तो नहीं, दो कह रहे चोई साहब कह रहे हैं 2003 में भी चला था। इसका मतलब इस तरह के केस नहीं चोई साहब चला था, ये गुलाम कादर के खिलाफ चला था। ये आपकी डिग्री के खिलाफ जो है वो 2003 में फैसला आ गया, यानी कि इस तरह के केसेस चोई साहब के पुराने चल रहे हैं, हमारा कसूर नहीं है। चलें, कसूर किसका है मास्टर साहब, आपको भी मैं शामिल करती हूँ उस पर, लेकिन एक चीज पूछ लूं जरा इनसे कि आप बैन है आपकी एंट्री कुवैत? अच्छा देखें ना मैडम, चोरी शुजात में स्मगलिंग का इल्जाम तो मैंने जो बंदा, ये देख लें या खुद पढ़ लें, ये मैं पाक कुवैत पाकिस्तान पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप का कन्वीनियर हूँ। ये मुझे स्पीकर साहब ने और कुवैत की गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। तो अगर मैं पढ़ ले, नहीं जरा देख ले। अच्छा नंबर 1 देख ले, दूसरा बात क्या है, कुवैत में बैन है, कुवैत में कोई केस है, ठीक है। अब एक चीज, आपने दोनों की बातें सुनी, ठीक, मैं आती हूँ आपकी तरफ, आपसे सवाल करती हूँ, आपने दोनों की बातें सुनी, मैं चाहूंगी जरा इस पे अपना एनालिसिस दें कि इन्होंने जो फैसला किया है क्या वो दुरुस्त फैसला है, जो शिकवा नून लीग के हवाले से कर रहे हैं वो ठीक है, और जो हिरासा करने का तरीकाकार है क्या वो तरीकाकार ठीक है?
देखें ये तो इंडिपेंडेंट फैसले हैं, जो जहां रहना चाहता है रहे, जो नहीं रहना चाहता ना रहे। और ये बात कि ये रिजाइन करेंगे तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जहां तक मैं समझाऊं, वो पीएमएल की सीट पे तो नहीं उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे। और अगर वो इंडिपेंडेंट थे तो आज अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के साथ वो जहां चाहे और जो हिरासा किया जा रहा है तो ये भी गलत है। ये बिल्कुल नजर आ रहा है और बिल्कुल बयानात आए हैं, मैं खुद देखता रहा हूँ टीवी पे, प्रिंट मीडिया में बयानात आए हैं कि पीटीआई की टोकरी में एक और गंदे अंडे का इजाफा हो गया। मैं समझता हूँ ये मज़े का खेज है। इस तरह करके आप अपनी साख जो है उसको खराब करते हैं। ये कैसी सियासत है कि एक शख्स जो आपके साथ साल से चल रहा है वो ठीक है, और जो ही उसने बदली और उसने कोई, मैं नहीं समझता इसमें कोई गुनाह किया। हाँ, जहां तक केसेस हैं वो कोर्ट को अपना जो रूट है, जो भी उनका वो बनता है तरीकाकार, उसको चलाने दें। ये तो नहीं होना चाहिए कि पहले से चल रहे थे तो FIA कर रहे। मैं बिल्कुल शाहिद साहब की बात को इंडोर्स करना चाह रहा हूं कि वो लोग जब हमारे साथ थे तो गंदे थे, वो डाकू थे, वो चोर थे। आपने तकरीर क्यों नहीं सुनाती इमरान खान की कि ये डाकू, ये चोर आज साफ हो गए? इसका मतलब कल मैं चला जाऊंगा साफ, आज मैं डाकू। खुदा का नाम लें, आप जिस दिन आपके कंटेनर पे जाएं तो साफ, आपसे कंटेनर से उतरे तो डाकू। अच्छा पारस, एक बात बहरहाल छोटी बात कीजिएगा, मैंने फिर आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी जी। अच्छा देखें, तलाल साहब हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, मेरे कुलीग हैं, मुझे एहतराम है जी। मैंने जिस दिन से ये फैसला किया, मैंने एहतजाज किया, अच्छा मैंने खत लिखे, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कह रहा जो, मैं तो ऐसी कोई बात कह ही नहीं रहा जिसका मेरे साथ प्रूफ नहीं है, बल्कि आप प्रूफ, क्योंकि ये टाइम नहीं है, जो लीगल बात है उस पर डिस्कस इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जो सब जुड़े थे। ठीक है, आप देखें मेरी जबान के कोई चॉइस साहब बता दें कि किसी लीडर के खिलाफ, आप मियां साहब के खिलाफ या इनके खिलाफ इनका जिक्र नापसंदीदा, अब उल्टा ये हुआ कल आपके साथ, देखे ना चोई साहब, हम दोनों कुलीग हैं, कल अगर आपके घर के ऊपर, आपके घर भी बहन है, माँ बीवी होगी, अगर 200 पुलिस वाले हमला करें तो आप इसको जायज कहेंगे? मैं नहीं कहता। अच्छा, एक बंदा केस कब से चल रहे हैं? ये मैं यही तो कहता हूँ ना, नहीं दो, अच्छा उस वक्त तक मेरे केसेस नहीं है, चौधरी साहब देखें, मैं ये कहता हूँ कि 2003 से तो मैं तो यही बात मैं कह रहा हूँ, मदद नहीं कर रहे। एक मिनट 2003 में 3 से मेरे खिलाफ किसी ने छापा नहीं मारा मेरे घर। वही हम इसी पे आपके हवाले से कि अब एक, अच्छा आज अभी मुझे पता चला है कि भाई अब मेरे गांव में रेड कर रहे हैं, अब लोगों को जहां भी हैं, जिस बंदे का मेरे साथ ताल्लुक है, ठीक है, मेरे घर के सामने रोक खोद दी है कि भाई इसको ये कर दे। चौई साहब आज पीटीआई में गए हैं, इनसे बड़े बड़े मुखालिफ हमारे पीटीआई के हैं, हमने कभी किसी के घर छापा नहीं मारा। मैंने देखे ना, इनसे बड़े लोग हैं, रोज शेख साहब तकरीर फरमाते हैं झूठ की, हमने तो उनके खिलाफ कुछ नहीं किया और माफिया मांगते हैं बाद में चैम्बर में। ब्रेक ले लूं, फिर ब्रेक के बाद सियासी बात करें, सियासत में मुकाबला करें। सियासी बात जरा ब्रेक के बाद हो, मैं कहता हूँ चौधरी साहब को, मियां साहब को कहें कि भाई वो आए मंडी बाउद्दीन में इलेक्शन करें। सियासी बात करेंगे मुज़ाकरात के हवाले से भी, और एक बात और कि मुल्क में फौज का आईनी किरदार होना चाहिए। तो सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी ब्रेक के बाद कि क्या इससे अवाम के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे अगर आईनी किरदार अदा करने दिया जाए या होना चाहिए? तो लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा शाहिद लतीफ साहब, जनरल मुशर्रफ ने कल कहा कि फौज को मुल्क में आईनी किरदार उनका होना चाहिए, और सवाल तो ये है कि क्या ये जो आईनी किरदार है इससे अवाम के मसाइल हल हो जाएंगे? साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी सिविलियन हुकूमत ने अवाम के हक में काम नहीं किया, जो भी तरक्की हुई है वो फौजी हुकूमत में ही, उसी के दौर में हुई है। क्या कहते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि वो जो स्पीच कर रहे थे, मैंने बीच बीच में वो सुनी, मैं समझता हूँ कि वो इदादो शुमार के साथ काफ़ी सारी चीज़ों की वजाहत कर रहे थे, और अगर आप इदादो शुमार देखें तो शायद ये आप केस अपना सपोर्ट भी कर सकें।
मसलन इनके अपने दौर में डॉलर जो था वो 60 रुपए का रहा था। अगर उस वक्त की सारी चीजों की कीमतें आज और या उनके फौरन बाद जो अगले 5 साल आए उनके साथ आप मिला लें तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा फर्क है। इसी तरह बाकी चीजें जिनके इदाद शुमार की मदद से आप ये शायद साबित कर सकें, प्रेसिडेंट अयूब का जो जमाना है उसको गोल्डन इरा ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, मगर मेरा इस हद तक तो मैं सपोर्ट करने के लिए शायद मजबूर हूं। मगर असल बात यह है कि ये जो फौज की इन्वॉल्वमेंट है ये कहां बात होती है, ये उन मुआशरों में उन मुल्कों में बात होती है जहां असल में जमहूरियत डिलीवर ना करे, जहां असल में सिविलियन क़यादत डिलीवर ना करे। और फिर होता यह है कि कुछ वक्त के बाद लोग जो हैं वो एक जिसको हम कहते हैं ना कि खला पैदा हो जाता है, उस खला में कोई ना कोई फोर्स आ जाता है। क्या किरदार होना चाहिए? ये मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा। आवाम बुलाती है, फौज खुद नहीं आती। सुनिए, इसीलिए मैंने कहा ना कि फिर इस तरह की रीजंस बन जाती है। तो मुझे कहना ये है कि देखिए टर्की में भी एग्जैक्टली यही सिचुएशन थी ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रोल फौज का था, थर्ड एम्पायर, और आपने देखा कि फौज बारहा आती रही इक्तदार में। मगर ये सारी चीज कब बदली? जब ये प्रेसिडेंट, जब भी प्राइम मिनिस्टर थे, अब वो प्रेसिडेंट बन गए, तैयब एर्दोगान की मैं बात करूं, उन्होंने उनके आने के बाद आप देखिए कि क्या क्या तरक्की तुर्की ने की, और लोग जो थे वो कैसे उनकी नजरें अपनी जो क़यादत थी, सिविलियन क़यादत, उसकी तरफ जो है वो चली गई। मगर उसके बाद आपने देखा कि फौज का किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं हुई। मैं नहीं समझता कि अगर सही, मैं कंडीशनल बना रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी सिविलियन क़यादत डिलीवर करे, परफॉर्म करे, तो अवाम उसके पीछे हो, फौज का कोई रोल नहीं बनता। अच्छा, जनरल राहील शरीफ की आपने बात सुनी, अभी उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने कहा गुर्बत है, बेरोजगारी है, उन्होंने फूड सिक्योरिटी की बात की, उन्होंने वाटर की बात की, ये चैलेंजेस हैं, और इंतहा पसंदी भी जो मौजूदा मैकेनिज्म है ना काफी है, तो उनका इशारा भी इसी किरदार की तरफ है। किरदार की बात नहीं हो रही, वो तो मुआशरे में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कह रहे हैं फौज आ जाए। देखिए ये दो चीजें हैं ना अलग-अलग। अगर मुआशरे में प्रॉब्लम्स हैं, और जो बातें अभी हुई हैं, मैंने कहा कि यहाँ है, क्या कोई साबित कर सकता है कि ये नहीं है? नहीं है। अब इसमें रोल किसका है? रोल ये है कि हुकूमत इस वक्त तसादम और टकराव, धरने, जुलूस, हुकूमत और कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपस में इसको रिजॉल्व करो, मुल्क के मसाइल हल करो। आपने अपनी इंटरव्यू में कितनी बातें की कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, थार में क्या हो गया, करप्शन कहां चली जा रही है, और लोगों के रोजगार के बारे में क्या है, गुर्बत के बारे में क्या है, ये सारे मसाइल। इस क्राइसिस में फौज का क्या किरदार होना चाहिए? नहीं, फौज का किरदार नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं फौज का किरदार नहीं होना चाहिए। मगर हम क्या करें कि बार बार हुकूमत डिलीवर नहीं करती। जब हुकूमत डिलीवर नहीं करती तो फिर इस तरह की आवाजें उठती हैं कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, फिर फौज क्या करे? नहीं डिलीवर कर रही हुकूमत, फिर फौज क्या करे? नहीं जी, हुकूमत ही को करना है। फर्ज करें नहीं कर रही, इसको रियलाइज करे। तुर्की में मैंने जैसे कहा ये होता रहा, जब एक स्टेबल हुकूमत आई उसके बाद से फौज का किरदार खत्म। बिल्कुल ठीक है, आपकी सारी बात ठीक, नहीं कर रही गवर्नमेंट डिलीवर, फॉर एग्जांपल, फिर फौज का किरदार क्या है? तो फिर तो वही आपके सर पे तलवार लटकती रहेगी जैसे माजी में हुआ। क्या पाकिस्तान में ये नहीं हुआ? मतलब डंडा लेके खड़े हो जाएंगे? नहीं, डंडा लेके खड़े होने की बात नहीं है। मैं ये आपसे कह रहा हूं कि अगर अवाम जो है उसको आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो फिर इसमें हमारे यहाँ ये रह चुका है, 3 मरतबा आ चुका है ना मार्शल लॉ। बिल्कुल। तो फिर क्या आप दोबारा से फोर्स करना चाहते हैं? फिर एक्चुअली मैं ये कहूंगा कि सिविल हुकूमत अगर इक्तदार में रहते हुए लोगों की इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देती, जैसे आपके पिछले 5 साल गुजरे, फौज ने कोई किरदार अदा नहीं किया। मुशर्रफ ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई थी ना, उसका क्या फायदा हुआ था? नहीं, फायदा हुआ क्या? वो तो फिर उसके बाद वो खुद ना रहे। वो आज यही जस्टिफाई कर रहे हैं ना कि मैंने एक बैलेंस रखने के लिए बनाई थी कि जब इस तरह के मामला आ जाए तो उसमें सिविलियन लीडरशिप भी हो और फौज के एलिमेंट्स भी हो, और उसमें वो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल की बात कर रहे हैं। मैं जाती तौर पे एग्री नहीं करता। मैं ये कहता हूं कि प्रॉपर एक जमहूरी मुल्क में, एक प्रॉपर जमहूरियत के दौर में जो क़यादत है उसको लोगों की ख्वाहिशात और उनके जो मुतालबात हैं उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ताकि इस तरह की बातों की किसी तरह का कोई गुंजाइश ना रह जाए। ठीक है तलाल चौधरी साहब, किसी भी सिविलियन हुकूमत ने अवाम के हक में कुछ नहीं किया, और अभी उन्होंने भी कहा, और जनरल मुशर्रफ भी कह रहे थे कि फौज आती नहीं है, अवाम बुलाती है। ये अब इसको खैर छोड़ते हैं, लेकिन आप ये बता दें शाहिद लतीफ साहब को भी सेटिस्फाई करने के लिए और जो देख रहे हैं उनको भी, कि आपने अपने इतने अरसे में अब तक क्या किया है? क्यों अवाम आप लोगों से बददिल बदगुमान क्यों ना हो? सबसे पहले तो अगर फ़ौज के आने का कोई हल होता ना तो पाकिस्तान में तालीम आज बहुत अच्छी होती, बहुत देर इक़्तिदार में रहे, सेहत के बहुत अच्छी होती, पुलिस पाकिस्तान की दुनिया की 1 होती, 60,000 बंदे हमारे ना मरते, यहाँ कारगिल मेरी बात कारगिल ना होता, दूसरा मुल्क अलहदा ना होता। मैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाहता। ये बात शाह लतीफ़ साहब ने कही, ये हल नहीं है। हल इस वक्त जो है ना
وہ عوامی حکومت کیا کیا وہ بتا دیں، عوامی حل حکومت کی طرف آتے ہیں۔ جتنا ٹائم اور ہمیں ملتا ہے اور اس کا ذرا کبھی کمپیریزن لوگوں کو دکھا دیں کہ بھی یہ عوامی دور تھا اور یہ دوسرا دور تھا، تو آپ کو میرا خیال بہت ساری چیزیں بڑی کلیئر ہو جائیں گی۔ ہم نے کیا کیا، میں ایک بات کروں، میں نے شاہد لطیف صاحب سے پروگرام میں کہا کہ آپ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی کبھی بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ میں کیا بات کروں، یہ تبدیلی لائے ہیں، تو ذرا بتائیں نا تاکہ وہ آج آپ کی تعریف کریں، اس بات پہ کنونس تو کریں نا ان کو بھی اور عوام کو بھی، کیوں تعریف کی جانی چاہیے آپ کی یا پاکستان؟ چلیں عوام کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا آپ پی ایم ایل این کا جواب دیں، کیا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اسی لیے تو مشرف کی پارٹی کو 1 سیٹ ملی، کاف لیگ کو 2 ملی، میاں نواز شریف کو 200 کے قریب ملی۔ آخر عوام نے فیصلہ کرنا ہے نا، عوام نے فیصلہ کیا، عوام نے دیکھا موٹر وے کس نے بنایا تھا، ایٹمی پاکستان کس نے بنایا تھا، اقتصادیات کا پہیہ کس نے چلایا تھا، ملنے کس کے دور میں لگتی ہیں، امن و امان بہتر کہاں ہے؟ پنجاب نے پچھلے 5 سال میں دوسرے صوبوں سے بہتر گڈ گورننس دکھائی ہے۔ وہ ملو کی آپ نے بات کی، وہ کس کی ملے لگتی ہے؟ یہ سنیں کلیئر نا، کر دیں۔ عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں، اکانومی کی بات کر رہے ہیں، جی آپ میاں نواز شریف کی بات کر رہے ہیں، وہ 1937 میں بھی ان کی تھی، آپ فکر نہ کریں۔ 1970 میں جب بھٹو نے 1970 میں جب بھٹو نے نیشنلائز کی، سب سے بڑی انڈسٹری تھی، چھوڑ دیں اس بات کو، وہ اگر صرف بزنس کرتا تو آج وہ اس سے بہت بڑا بزنس مین ہوتا۔ اگلی کے دور میں نا 22 خاندان تھے، 222 ہیں۔ اچھا اگلی اب بات ہے، اگر یہ اس کا کردار وہ سمجھتے ہیں کہ آئینی ہونا چاہیے تھا تو ان کے پاس کوئی 8-10 سال دور تھا، اس وقت ہر قسم کی ترمیم، ان کی اپنی ایک پارٹی حکومت میں تھی، ایل ایف او اور پی ایس او کے پتہ نہیں کیا کیا، وہ جو میری بات وہ رکھ سکتے تھے۔ اور دوسری بات ہے، اس وقت اس کو یہ موضوع بحث نہیں ہے، آرمی ہماری فورن افیئرز، انٹرنل سیکیورٹی پالیسی، پاکستان کے اندرونی معاملات، بیرونی معاملات پہ تمام پر آن بورڈ ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا ایک ادارہ ہے۔ ان کی ایکسپرٹیز آج طالبان کے خلاف، ان کی ایکسپرٹیز ہمارے ارد گرد ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کے لیے، ان کی ہم ہر جگہ وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے۔ اور جتنی میٹنگز پرائم منسٹر نے 1-to-1 باتیں کریں، پھر جنرل راحیل شریف کیوں کہتے ہیں کہ موجودہ میکینزم انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے ناکافی ہے؟ دیکھیں یہ جنرل صاحب کی ان پٹ ہے، تو یہ وہ ہمارے آرمی چیف ہے نا بھائی۔ اب پہلے انٹرنل کیا ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں؟ وہ انٹرنل سیکیورٹی پالیسی بنی، پروٹیکشن آف پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ ان سیکیورٹی فورسز کی ڈیمانڈ تھی کہ مسنگ پرسنز کے کیس ختم ہو۔ ایک بات میری بات، انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کے لیے کتنا پیسہ آپ نے بجٹ میں رکھا ہے یہ بتا دیں۔ اس کا پیسہ ریلیز ہو گیا، ان کے آپ کے نیکٹا بھی کوئی 7 ارب کے قریب۔ اس کے بعد ان کی کوئک فورس جو ہے وہ کئی جگہ بن گئی ہے، دوسری بن رہی ہے، ہم نیکٹا کو بھی دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہو رہا ہے، وہ اس کا نیا صاحب نے آج تک کی نیشنل سیکیورٹی انٹرنل پالیسی کی بات ہی نہیں کی ہے، اس کا نیا وہ لگ گیا ہے جو سربراہ۔ میری بات سنیں، یہ تمام ادارے پاکستان کے ادارے ہیں، ان تمام اداروں کو رول پلے کرنا ہے پاکستان کو خوشحال بنانے کے لیے بھی، پرامن بنانے کے۔ اگر میں آج غلطیاں نکالنے لگ جاؤں کہ پاکستان کے پچھلے 65 سال کی غربت، مہنگائی، بے روزگاری، دہشت گردی، یہ سب کس کے نام ہے، تو یہ بجا نہیں۔ ٹھیک، میں آپ کی طرف آتی ہوں، لیکن ایک چیز جو انہوں نے اپنی کارکردگی گنوائی، آپ مطمئن ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں عدلیہ اور فوج کے بغیر تبدیلی ناممکن ہے، آ ہی نہیں سکتی ہے؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا۔ نہیں، میں آپ سے سوال کر رہی ہوں آپ سے۔ جی نہیں، پہلی بات تو یہ کہ میں ہرگز مطمئن نہیں ہوں، یہ تو وہ فگرز کوٹ کریں گے، مشرف صاحب نے کہا تھا ویسے کل یہ۔ نہیں، یہ تو وہ فگرز کوٹ کریں گے نا جن کو جو سوٹ کرتی ہیں۔ ترقی ہوئی ہے نا، یہ وہ جو بتا رہے ہیں ہم نے کام کیے اتنے سارے۔ ترقی کی بات تو پھر ترقی کس سے ناپنی ہے آپ نے کہ موٹر وے بن گیا، میٹرو بن گئی، اس سے ترقی ناپنی ہے؟ ان کے نزدیک ترقی کا معیار نزدیک نہیں ہے نا۔ غریب عوام جن کی بھوک اس وقت 60% لوگ آپ کے بلو دی پاورٹی لائن ہے، جو مہنگائی ہے اس کا سب کو معلوم ہے، جو ابھی کل کی بات ہے کہ آپ سے سرکولر ڈیٹ جو ہے 550 بلین دیا، آج وہ پھر 500 پلس پہ چلا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ نندی پور لگایا، اس سے ہمیں کچھ نہیں مل رہا، بجلی کے سارے شروع تو عمران خان مان گئے ہیں کہ مہنگائی سب سے کم ہے، اور کہتے ہیں وہ بھی میری وجہ سے ہے۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں آئل کی پرائسز میری وجہ سے ڈاؤن ہوئی ہیں۔ ہسپتالوں کی حالت کمال ہے، ویسے جو ہسپتالوں کی حالت ہے وہ ان بچوں کی اموات سے ظاہر ہو گئی۔ تو مطلب اگر آپ کہتے ہیں کہ کیا ان کے زمانے میں ہسپتال بنے، کیا ایجوکیشن بنی، تو آپ کے زمانے میں کیا بنا؟ آپ تو ووٹ لے کر آئے ہیں نا، آپ کا اصل کام بنتا ہے ان چیزوں کو آگے لے کے جانا۔ ڈیٹ پچھلی حکومت نے جتنا ہمارے 60 سال کا تھا اتنا 5 سال میں ڈیٹ لے لیا، قرضہ لیا انہوں نے، یہ آن ریکارڈ ہے۔ تو یہ سارے قرضے ورزے لے کے
आप मईशत का पहिया चलाने लगे हैं, ये तो अभी स्टेटिस्टिक्स है ना, वक्त के साथ साथ सामने आएंगे। मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जिसमें मैं कहूं कि पाकिस्तान जो है अब वो डेवलपमेंट के रास्ते पे चल रहा है और अपनी इकोनॉमी जनरेट का बता दो। कर्जे का 64% GDP हमें कर्जा मिला था परसेंटेज पे, हम इससे नीचे छोड़ के जाएंगे 60 के करीब, कौन देख लेगी 5 साल। इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसा हो, इंशाल्लाह ताला 2018 में। ठीक, बिल्कुल। एजाज चौधरी साहब, परवेज मुशर्रफ साहब कहते हैं कि मुझे इमरान खान बहुत पसंद हैं और उनकी जो बातें हैं वो भी अच्छी हैं, लेकिन तरीक़ेकार गलत है, और वो भी साथ उन्होंने आईनी किरदार की भी बात की है। लेकिन जब अब आप लोग आए थे ना, तो आप लोग भी थर्ड एम्पायर की बात कर रहे थे, तो क्या कुछ कनेक्शन मिलता है इन बातों का? अच्छा देखें, आप बड़ा अच्छा डिबेट हो, ये तो एक है कि होना क्या चाहिए, ये जो खराबियां हैं, ये जो कनेक्शन है या नहीं है, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, बिल्कुल टू दी पॉइंट। देखिए, मैंने कभी फजूल बात नहीं की या इधर उधर की, मैं तो सीधी बात करता हूँ। देखिए, हमारे मसाइल उस वक्त हल होंगे जब असेंबली के मेंबरान जो हैं वो अपना किरदार अदा करेंगे। वो कहाँ करेंगे? देखिए, मैं आपको उसी तरह बताता हूँ। अब MNA कहाँ खड़े हैं, ये देखिए, ये बड़ी दिलचस्प बात है। MNA के ऊपर इतना प्रेशर है अपने हलके का। मैं जो देहाती हलके हैं उनकी बात कर रहा हूँ, चंद लाहौर की बात नहीं कर रहा, फैसलाबाद की बात नहीं कर रहा, इस्लामाबाद या कराची की बात नहीं कर रहा। जो रूरल एरियाज के हलके हैं वहाँ इतना प्रेशर है MNA के ऊपर कि भाई हमारे ये काम नहीं हो रहे, डेवलपमेंट नहीं हो रही, ये रोड बनाए, बिजली लगाए, वगैरह वगैरह। उसका फोरम कहाँ क्या है, कहाँ होना चाहिए MNA को? वही देखें, अब जब आप वज़ीर आज़म के पास जाते हैं तो आप जितने बड़े खुशामदी हैं, अच्छा, उतना आपको मिल जाएगा। अगर आप खुशामद नहीं कर सकते, मतलब ये मैं मियां साहब की बात नहीं कर रहा, मैं जितने भी वज़ीर आज़म हुए, ज्यादा बजट नहीं, जितने भी देखें, सारे का सारा डेवलपमेंट का बजट जो है वो स्वाबदीदी इख्तियारात के जरिए चलाया जाता है। PM साहब जिसको मर्जी करें, हमने खुशामद से मिलता है सारा बजट। मैं सच देखें, अब MNA क्या करे। देखें, आपने कहा ना कि मेरी मुश्किल क्या थी, मेरा मुश्किल ये है कि मैं हल्के में जाता हूं, लोग कहते हैं जी मेरा हल्का पाकिस्तान का मंडी बहाउद्दीन सबसे खूबसूरत और देहाती हल्का है, खूब लोग डेरा जात पे रहते हैं, बिजली की वो कहते हैं बिजली दें, अब बिजली नहीं है, लोग फिर मजबूर हैं बड़े शहरों की तरफ आने को, मेडिकल कॉलेजेस नहीं है। अच्छा, अब जब आप बात करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता, सारी डेवलपमेंट बड़े शहरों के अंदर हो जाती है। ये एक जो सबसे बड़ी खराबी है कि हमें फैसला करना होगा कि जितनी भी डेवलपमेंट के फंड हैं, वजीर आजम, वजीर आला, ये ना इस्तेमाल करें, ये सारा कानून जैसे दुनिया भर की जमहूरियतों में होता है, शायद मेरी बात की तायद करेंगे, जैसे दुनिया भर की जमहूरियतों में होता है कि एक बल्दियाती या ये काम है। अच्छा, दूसरी चीज, ये तो बल्दियाती लेवल बड़े शहरों में काम हो रहा है, इसका मतलब आप कह रहे हैं ना बड़े शहरों के अंदर सारा हो रहा है। देखें, मैं बड़े शहरों का मुखालिफ, लेकिन मैं कहता हूँ कि इतना बड़ा गैप, मैं आर्मी के अंदर, आपने फौज की बात की ना, आपका लाहौर है, नहीं लाहौर, पिंडी, कराची, फैसलाबाद, आप देखें में काम हो रहा है, कराची में हो रहा है, जो ओवरऑल आप जब नहीं आता। अच्छा, मुझे नहीं पता, जिस चीज का मुझे नहीं पता, मुझे तो ये पता है। चौधरी साहब, एक मिनट, मैं ज्यादा आपको होता है ना, मैं तो इज्जत राम से बात करता हूँ, मैं दलील से बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि लाहौर में जो फूलों का बजट है, फूल लगाने का, आप यकीन करें मेरे मंडी बहाउद्दीन जैसे 10 डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा है। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप इसके ऊपर रिसर्च कर ले, अगर मैं गलत निकलूं तो आप मुझे कहना करिए, तो मैं अगर मंडी बहाउद्दीन की बात ना करूं तो क्या करूं मैं जी। देखिए जी, चौधरी साहब की बातें बजा हैं, इन्हें चाहिए था असेंबली के ये मेंबर हैं, इसी तरह आके नंगी चिट्टी बातें आकर प्राइम मिनिस्टर को भी और कौम भी सुनती, फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके कहते, आज हम मीडिया पे नहीं कि प्राइम मिनिस्टर आप में फलां चीज ठीक नहीं है। स्वाब दीदी फंड तो मुझे नहीं फंड मिला, स्वाब दीदी फंड प्राइम मिनिस्टर का तो खत्म हो चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, उन्होंने आते ही खत्म कर दिया। इस तरह की शिकायतें दूसरों को भी होंगी, मैंने कहा देखिए ना, इसका फोरम है, पहला आपका अपनी पार्लियामानी कमेटी की मीटिंग, लीडर से खुद मिले, उसके बाद असेंबली के मेंबर है, चॉइस ऑफ फ्लोर पे खड़े हो, स्पीकर को कहें, लेकिन पार्टी बदलने के बाद ऐसी बातें मेरा ख्याल है चौधरी साहब को करनी नहीं चाहिए। पहले काफ लीग के बारे में करते थे, आज हमारे बारे में, PTI के बारे में करेंगे। टाइम खत्म हो गया, मैं आपसे सवाल करूंगी, लेकिन एक बात बता दें, क्या आपने मियां नवाज शरीफ को कभी अप्रोच नहीं किया, उनसे मिलने की कोशिश नहीं की, उन्होंने आपको टाइम दिया? मैडम, आज बताएं 20 महीने होने वाले हैं इलेक्शन को,
آپ یقین کریں کہ میری ایک ملاقات نہیں ہوئی. میں نے کوشش کی میں نے بہت لیکن میں تو پروف لے کے آیا ہوں, خط لکھے, تو اب اس سے زیادہ پروف تو کوئی نہیں ہو سکتا. شاید صاحب آپ کے سامنے دیکھیں میں نے تو جتنی باتیں کی ہیں ڈاکومنٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں, اب اس سے بڑا پروف تو کوئی نہیں ہو سکتا. میں اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ اگر آج میرے ساتھ اگر کاروائیاں ہو رہی ہیں نا تو کل چوہدری صاحب کے خلاف بھی ہو سکتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو ان چیزوں سے اوپر آگے انصاف کے لیے بات کرنی اوپر آنا چاہیے. لیکن جو پلان سی ہے عمران خان صاحب کا, اس کے حوالے سے ایک لاسٹ کامنٹ دے دیں کہ یہ دکانیں بند کرانا ہے اور یہ شاہراہیں بلاک کرنا, آپ کے خیال میں اس کا امپیکٹ تحریک انصاف پہ خود کیا پڑے گا, حکومت پہ اور عوام پر کیا پڑے گا؟ نہیں جی, زبردستی تو کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. اگر اس طرح کی زبان استعمال آپ کریں گے کہ ہم یہ کر دیں گے, وہ غلط ہے. مگر جہاں تک میں نے سنا ہے وہ عوام سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بھی حکومت کے خلاف شکایات ہیں تو آئیے ہمیں جوائن کیجئے. والنٹیرلی اگر آپ کو کوئی جوائن کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پھر یہ لوگوں کے جذبات کی عکاسی ہے. اور اگر آپ کچھ اس طرح کا کام کرتے ہیں جو زبردستی کرنے والا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ نہ جمہوریت اور نہ ہی ایک عام اچھے معاشرے کی ایک اچھی علامت. فیصل آباد آپ کا شہر ہے نا, وہ عمران خان کہہ رہے ہیں پورا زبردست پلان تیار ہے فیصل آباد کے حوالے سے, تو اس پہ کامنٹ کر دیں. 11 مئی 2013 کو جس طرح کا رزلٹ آیا تھا نا کہ 11 کی 11 قومی اسمبلی وہ بری طرح ہارے تھے, چوتھے نمبر پر آئے ہیں, اسی طرح کا یہ بند ہوگا. فیصل آباد بڑے غیرت والوں اور شیروں کا ہے. ہر دکان کھلے گی, ہر سڑک چلے گی, اسکول جائیں گے, اسپتال چلیں گے. ہم اس کی نمائندگی کرتے ہیں, کسی کی مجال ہے کوئی زبردستی کرے وہ بھی فیصل آباد والوں سے, یہ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی فیصل آباد ویسے ہی چلے گا جیسے پہلے چلتا تھا, اور انہوں نے بڑی غلطی کی ہے فیصل آباد کا انتخاب کر کے اپنے زوال کو اور تیز کریں گے. چودھری صاحب, مارشل شاہد لطیف صاحب اور اعجاز چودھری صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. کیا ایک دوسرے سے بھرپور اختلاف رکھنے والی سیاسی قوتوں کا ہر اختلاف عوام کے لیے ہے؟ سوچئے گا. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے, خیال رکھیے اپنا, اللہ نے کے بعد.